यह एक कागज का टुकड़ा है। अगर इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाए तो कूड़ा वाला भी इसे उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन मोदी जी ने इस कागज के खजाने को बनाने के लिए लगभग 10,000 से 15,000 रुपये खर्च कर दिए। 2023 में एक लड़के ने इसी कागज को पाने के लिए 3 महीने एक सेंटर में बिताए। उसे भरोसा था कि अब उसके हाथ में एक स्किल है, नौकरी लग जाएगी। लेकिन जब वो नौकरी की तलाश में बाहर निकला तो उसे पता चला कि यह कागज उसके बेरोजगार होने का सबूत बन गया और वो लड़का अकेला नहीं था। 2023 में जब CAG ने इस योजना की ऑडिट किया तो उन्हें सरकार के अपने डाटा में यह नंबर पाया 21.7%। इसका मतलब साफ है, इस योजना से निकलने वाले हर 100 स्टूडेंट में से सिर्फ 21 को ही कोई न कोई रोजगार मिला। बाकी 79 स्टूडेंट आज भी बेरोजगार हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि नौकरी नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग नौकरी नहीं दे पाए उन्हें सरकार ने उसके बदले में कितना पैसा दिया। जवाब है लगभग 12,000 करोड़ रुपये। आपके और मेरे टैक्स से इकट्ठा हुआ यह पैसा उन निजी कंपनियों के बैंक अकाउंट में जमा हो गया जिन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी थी। तो सवाल यह है, क्या सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए या सत्ता में बैठे लोगों ने प्राइवेट एजेंसीज को खुश करने के लिए ये रकम सरकारी खजाने से निकाली? इस खेल को समझने के लिए हमें 2015 में जाना होगा। सरकार ने इस योजना की शुरुआत एक बहुत बड़े टारगेट के साथ की थी, लेकिन जमीन पर क्या हुआ यह जानकर आपको झटका लगेगा। पहले और दूसरे चरण में सरकार का टारगेट 4 करोड़ स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने का था। CAG के डाटा के मुताबिक जमीन पर सिर्फ 1 करोड़ 37 लाख स्टूडेंट को ही ट्रेनिंग पूरी करा पाए। यानी सरकार ने जिस रकम का बजट बनाया था उसका लगभग 65% हिस्सा बेकार गया। बाकी 35% स्टूडेंट ने भी जो कोर्स किया उसका क्या हुआ? सरकार ने खुद तो ये कोर्स नहीं कराए। इस पूरे प्लान को निजी कंपनियों को दे दिया गया जिन्हें ट्रेनिंग पार्टनर्स कहा गया। इन निजी कंपनियों को सरकार से हर स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने पर 8,000 से 15,000 रुपये मिलते थे। सोचिए, 1 करोड़ 37 लाख स्टूडेंट पर अगर एवरेज 10,000 रुपये खर्च हुए तो यह गणित आसानी से समझ में आता है कि 12,000 करोड़ पैसा गया कहाँ। लेकिन 10,000 रुपये लेकर अगर कोई कंपनी सिर्फ कागज बना रही थी तो सरकार को इसका पता कैसे नहीं चला? इसका जवाब उसी CAG की रिपोर्ट के अगले पेज में छिपा है। किसी भी स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ाता है वो एग्जाम नहीं लेता, लेकिन PMKVY में सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। CAG ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो एजेंसियां बच्चों को पढ़ा रही थी उन्हीं एजेंसियों ने खुद अपने एग्जामिनर रख लिए और उन एग्जामिनर को पैसे भी वही एजेंसी दे रही थी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका इंटरव्यू मैं ही लूंगा और सरकार से आपकी फीस लूंगा, तो क्या आप कभी फेल होंगे? बिल्कुल नहीं। इसी चूक का फायदा उठाकर निजी एजेंसियों ने खेल शुरू कर दिया। CAG ने रेंडमली यूथों की लिस्ट निकाली और उन्हें फोन किया। पता चला कि 15% से ज़्यादा सर्टिफिकेट बिल्कुल फर्जी थे। कुछ में एक ही फोटो 10 अलग अलग नामों पर लगी थी। कुछ युवाओं को तो खुद ही पता नहीं था कि उनके नाम पर कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। अब सोचिए, 15% फर्जी सर्टिफिकेट बने। 1 करोड़ 37 लाख स्टूडेंट में से बात करें तो यह लगभग 20 लाख फर्जी नाम होते हैं। इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई तो सरकार ने उन एजेंसियों से पैसे वापस लिए होंगे। CAG का अगला डाटा इस सवाल का जवाब है और यह जवाब आपको गुस्सा दिलाएगा। जब कोई आम आदमी सरकारी बैंक का कर्जा नहीं चुकाता तो सरकार उसकी संपत्ति नीलाम कर देती है। लेकिन यहाँ 12,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। CAG की रिपोर्ट में साफ लिखा है, मंत्रालय ने एक भी एजेंसी पर जुर्माना नहीं लगाए, एक भी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये निजी एजेंसियां थीं, वो कोई आम लोग नहीं थे। पिछले कुछ सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा सामने आया, उसमें पूरा पैटर्न साफ दिखाई दिया। Electoral bonds. After all the delays, all the legal tussles and all the political fights, the data is out. The Supreme Court there slamming the SBI, the State Bank of India, for not disclosing the full data when it comes to the electoral bonds.
जिन कंपनियों को सरकारी ठेके मिलते हैं वही कंपनियां करोड़ों रुपए के बांड खरीदकर सत्ता में बैठे पार्टी को फंड कर देती है। सरकारी खजाने से निकला हर रुपया जो स्टूडेंट के स्कूलिंग में खर्च होना था सीधे उन ठेकेदारों के बैंक अकाउंट में गया, और जब सीएजी ने पकड़ा तो सरकार ने जुर्माना लगाने के बजाय कानून में बदलाव करके जुर्माना की रकम ही घटा दी। मतलब सरकार ने चोर को नहीं पकड़ा, सरकार ने चोरी को लीगल बना दिया। अब आप कहेंगे कि चलो पैसे तो गए, लेकिन कम से कम जिन 21% बच्चों की नौकरी मिली उनकी क्या हालात है, उनकी सैलरी कितनी है? यह डाटा सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। सरकार और उसके समर्थक कहते हैं कि हमने तो स्किल दे दिया, नौकरी देना हमारा काम नहीं। लेकिन जो 21.7% लोगों को नौकरी नहीं मिली उसका हकीकत क्या है? सीएजी ने उन युवाओं की सैलरी की जांच की जिन्हें नौकरी मिली। पता चला कि औसत सैलरी 5,000 से 7,000 रुपये महीने थी। एक तरफ सरकार ने एक स्टूडेंट पर 10,000 रुपये खर्च किए और उससे मिली 6,000 रुपये महीने की नौकरी। इसमें यूं भी ये नौकरी पक्की नहीं थी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सबसे शर्मनाक खुलासा किया। सरकार ने जिन्हें नौकरी में लगा दिखाया उनमें से बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयड में गिने गए थे। मतलब किसी ने रेहड़ी लगा ली, किसी ने पेन बेचना शुरू कर दिया या किसी ने मजदूरी करने लगा। सरकार के हिसाब से अगर कोई बेरोजगार स्टूडेंट ट्रेनिंग के बाद पहले से जो कर रहा था वही करते रहे तो उसे प्लेस्ड कह दिया जाएगा और सरकार अपनी रिपोर्ट में लिख देगी कि हमने युवाओं को रोजगार दिलाया। अब सबसे जरूरी डाटा, जब ये 12,000 करोड़ रुपए निजी एजेंसियों को दिए जा रहे थे तब देश के असली स्किल देने वाली सरकारी संस्थानों का क्या हो रहा था? देश में लगभग 15,000 सरकारी ITI, जो पैसा इन ITIs को पूरे साल के लिए मिलता है वो लगभग 3,500 करोड़ रुपए होते हैं। बजट नहीं बढ़ाया गया, उनकी मशीनें पुरानी पड़ गई, टीचर्स की कमी रही। वहीं निजी एजेंसियों को बिना किसी जवाबदेही के सिर्फ 5 साल में 12,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। आपको समझ आ रहा है कि खेल कैसे चल रहा है। सरकारी स्कूलों को सूखा रखो ताकि निजी ठेकेदारों को खुला मैदान मिले। जो पैसा निजी कंपनियों के खाते में गया उसका एक बड़ा हिस्सा वापस उसी सिस्टम में आता है जो इन नेताओं और अफसरों को चलाता है। आज देश के लाखों युवाओं के पास ये सर्टिफिकेट है लेकिन उनके हाथ खाली हैं। 12,000 करोड़ रुपए, 1,37,00,000 युवा, सिर्फ 21.7% प्लेसमेंट, 15% फर्जी सर्टिफिकेट और 0 जवाबदेही। ये आंकड़े किसी फेलियर की कहानी नहीं बयां करती, ये आंकड़े एक ऑर्गेनाइज लूट की कहानी बयां करती हैं। सरकार ने गरीब युवा की जेब में रोजगार डालने के बहाने अपने ठेकेदार दोस्तों और पार्टी फंड की जेब भरी। युवा बेरोजगार है लेकिन नेताओं के ठेकेदार करोड़पति बन गए। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह योजना फेल हुई, सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने इस लूट की मंजूरी दी यह उन्हें भी कभी जवाब देना पड़ेगा।